Hi everyone, welcome back to my channel and today we are going to cover mole concept and stoichiometry one shot. ये वापस से शॉर्टेस्ट वन शॉट होने वाला है हमारे पूरे वाईटी उसमें कम्युनिटी में. एंड इससे पहले मैंने एक और चैप्टर कवर कर रखा है, यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट. नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड आज हम करने जा रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट और स्टोइचोमेट्री. ठीक है, तो इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जितने भी छोटे मोटे यूनिट्स होती है एंड जो क्वेश्चंस होते हैं उसके पैटर्न हम समझेंगे, सीखेंगे. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन AMU, what is the difference and gram. So let us begin without further delay. ओके, तो पहला तो ये है कि जब भी आप मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करोगे एटम्स में तो आपको मल्टीप्लाई करना है एटॉमिसिटी से. एटॉमिसिटी क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया NH3. NH3 का मतलब है एक एटम N का 3 एटम हाइड्रोजन के, तो हमारी टोटल एटॉमिसिटी 4 हो गई है. मतलब कितने एटम्स हैं उसको हम एटॉमिसिटी बोलते हैं. सो वेन एवर वी आर कन्वर्टिंग मॉलिक्यूल्स इनटू एटम्स वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी. बट इन दैट केस जहाँ पर हमें एटम्स को कन्वर्ट करना है मॉलिक्यूल में तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा, दैट इज डिवाइडेड बाय एटॉमिसिटी. सो इसको हम एक बॉक्स में इनक्लोज कर देते हैं जिससे कि आपको पता लग जाए कि दिस थिंग इज इम्पॉर्टेंट. उसके बाद हम मास नंबर की बात करते हैं. देखो ये सारी जो बेसिक चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए बिफोर सॉल्विंग एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन. मास नंबर A से डिनोट होता है एंड इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. अगर आपको न्यूक्लियॉन्स नहीं पता है देन लेट मी टेल यू, इट इज़ द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. उसके बाद एक आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ. अगर मेरे पास A है मास नंबर और Z है एटॉमिक नंबर, तो इनके बीच का रिलेशन क्या है? मतलब क्या मास नंबर हमेशा ज़्यादा होगा A से या फिर ये इक्वल भी हो सकता है? तो इसका आंसर है मास नंबर हमेशा ज़्यादा होगा या फिर इक्वल होगा एटॉमिक नंबर के. अब जैसे हम बात करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर. ये तो एक रूल है कि हमेशा ऐसे ही होगा. बट अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं वो तभी एक ही कंडीशन में इक्वल होगा जब वो अनचार्ज्ड होगा. अब जैसे अगर ये हमारा Na+ है, ठीक है, और मेरे को बोला है इसका एटॉमिक नंबर फाइंड करो, तो एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है? 11 होता है. एंड उसके बाद अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वो भी 11 हो जाएगा. बट इफ़ आई टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, ये हो जाएंगे हमारे 11 - 1, क्योंकि यहाँ पर प्लस चार्ज है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन चले गया है, इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है, तो इसलिए इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. सो हमारा इलेक्ट्रॉन्स विल ओनली बी इक्वल टू एटॉमिक नंबर इन वन केस जहाँ पर हमारा एटम अनचार्ज होगा. अब हम बात करते हैं आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स की. ये NCERT में भी दे रखा है. देखो आइसोटोप्स क्या होते हैं? दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि इसका डिफरेंट मास नंबर होगा एंड सेम एटॉमिक नंबर होगा. अब हम बात करते हैं आइसोबार्स की. आइसोबार्स आइसोटोप्स का उल्टा होता है, यानी कि इसका डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा और सेम मास नंबर होगा. इफ वी टॉक अबाउट आइसोटोन्स, सो इसमें होते हैं हमारे सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? इट इज सिंपल, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर्स हमारे न्यूट्रॉन हो जाते हैं. एंड देन एक ऐसा क्वेश्चन जो नीट में बहुत बार आ चुका है, आपके बोर्ड्स में भी आएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, दोज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. लेट्स टॉक अबाउट एवरेज एटॉमिक मास, एंड ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है. इट इज इक्वल टू परसेंटेज अबंडेंस of that, अरे यार ये क्या, of that isotope into isotopic mass divided by 100. कभी भी आपसे बोले कि इस पर्टिकुलर आइसोटोप का एवरेज एटॉमिक मास निकालो, तो उसमें आपको क्या करना है? देखिए उल्टा क्यों बन गया,
ओके, सो कभी भी आपको बोलेंगे आपको इस पर्टिकुलर आइसोटोप का एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, देन यू हैव टू राइट द फॉर्मूला परसेंटेज अबंडेंस ऑफ दैट आइसोटोप, क्वेश्चन में दिया जाएगा आपको, इनटू आइसोटोपिक मास डिवाइडेड बाय 100। अब जैसे मैं अगर बात करूं क्लोरीन की, वो क्लोरीन का पूछ सकते हैं आपको, बाकी कंपाउंड्स का भी पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक की, जो कि मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स यहीं से डिराइव होके आते हैं। कभी भी आपको कोई पूछे एक्चुअल मास ऑफ एटम, तो आपको मास नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है AMU। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी AMU ग्राम्स कब यूज करना है। सो एक्चुअल मास ऑफ एन एटम विल बी इक्वल टू मास नंबर इनटू AMU। AMU होता क्या है? एक प्रोटॉन का मास AMU होता है। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ AMU? 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kgs, या फिर अगर आप ग्राम्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं इट विल बी 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। अब एक और चीज याद रखो कि AMU में एटम्स आते हैं एंड नॉट नंबर ऑफ मोल्स। जब भी आप मोल्स टर्म की बात कर रहे हो तो आप ग्राम यूज करोगे, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एटम्स यू हैव टू यूज AMU। नाउ लेट्स जस्ट सॉल्व अ क्वेश्चन। देखो ये वन शॉट है, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं फॉर्मूले बता सकती हूँ, आपको यूनिट्स बता सकती हूँ, आपको वैल्यूज बता सकती हूँ, बट इतने डिटेल में हम नहीं जा सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ क्वेश्चन। अगर आपसे बोल दिया हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कैन वेट 64 AMU, तो इसमें सिंपल से आपको यही ध्यान रखना है कि एक ऑक्सीजन कितना AMU होता है। 1 ऑक्सीजन, मैंने अभी आपको बताया कि जब भी आपको एक्चुअल मास ऑफ एन एटम फाइंड करना है तो उसमें आपको मास नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है AMU से। और अभी बात भी एटम्स की हो रही है तो हम AMU यूनिट यूज करेंगे। आगे जब क्वेश्चंस में बात मोल्स की करेंगे देन वी हैव टू यूज ग्राम्स। तो यहां पर एक ऑक्सीजन 16 AMU है। अगर आपको पता नहीं है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और 16 उसका मास नंबर होता है। सो 1 AMU विल बी इक्वल टू 1/16 ऑक्सीजन एटम्स, बट यहां तो पूछा है 64 AMU। सो 64 AMU विल बी इक्वल टू 1/16 इंटू 64, दैट इज 4 एटम्स, राइट। अब हम आते हैं मोल कॉन्सेप्ट पे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। एक मोल इज इक्वल टू Na। Na क्या होता है? एवोगाड्रोस नंबर, एंड इसकी यूनिट होती है 6.022 इंटू 10⁻23। सो ये हमें दूसरी वैल्यू पता चल गई, राइट। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। आपसे बोल दिया हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 3 मोल्स ऑफ CO3 2-। अभी आपको सिर्फ मोल कैलकुलेट करना और आंसर निकल गया, बट आगे आगे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहां पर आपको इनडायरेक्टली आपको पहले मोल्स निकालने पड़ेंगे, उसके बाद आपको जो क्वेश्चन ने पूछा है वो निकालना पड़ेगा। अब इसमें बोल रहे हैं आपको कि कितने, देखो 3 मोल ऑफ CO3 2- में कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, राइट। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं कि 1 मोल ऑफ CO3 2- में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन 6 + 3 × 8 + 2। इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होते हैं हमारे एटॉमिक नंबर के? तो कार्बन का होता है 6 + 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं और मल्टीप्लाइड बाय 8, यानी कि उसके इलेक्ट्रॉन्स, यानी 2- है तो यहाँ +2 कर देना है हमने, एंड इट विल बी इक्वल टू 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्वेश्चन ने बोला है 3 मोल के कितने होंगे। ऑब्वियस सी बात है, आपके हो जाएंगे ये 3
into Na into 32 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 96 Na इलेक्ट्रॉन। क्योंकि क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था 3 मोल, दैट इज 3 Na। अभी तो पढ़ाया कि 1 मोल Na के बराबर होता है, तो यहाँ पर भी 3 मोल ऑफ Na यानी कि 3 Na ऑफ CO32 माइनस में कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम बोल सकते हैं इसको 96 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कभी भी आपको मोलर मास निकालना है तो आपको मास नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है ग्राम से, ठीक है, वेरी सिंपल थिंग। मोलर मास क्या होता है, 1 मोल का मास, और मैंने क्या बताया था, जब भी हम मोल की बात कर रहे हैं तो उसमें हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे यूनिट। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताती हूँ, C612, अगर ये 12 AMU है, इसका मतलब क्या है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। बट अगर वो बोलेंगे 12 ग्राम, इट मीन्स मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ कार्बन। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, जब भी AMU टर्म यूज कर रहे हैं उसका मतलब एटम या फिर मॉलिक्यूल है, ग्राम टर्म यूज कर रहे हैं तो मतलब मोल की बात की जा रही है यहाँ पर। सो एक तरीके से जो हमारा मोल है वो कनेक्टिंग लिंक की तरह काम कर रहा है, आगे वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें यही काम करेगा। नाउ द फॉर्मूला दैट आई एम प्रोवाइडिंग राइट नाउ इज वैलिड फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। बट आगे जाके हम एक ऐसे फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए एप्लीकेबल है, और हम बहुत बार मिस्टेक भी कर लेते हैं उसमें, क्योंकि हम दूसरों के लिए भी वैलिड लगा देते हैं वो फॉर्मूला। N इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत ऑब्वियसली ये तो आपको पता ही होगा, गिवन मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास इन ग्राम्स। अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं देन N विल बी इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स divided by Na Avogadro's number. Just a minute. Okay. Now, here's a question. We have to calculate number of carbon atoms in 88 ग्राम ऑफ CO2। अगर आपको यूनिटरी मेथड से करना है, जो अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं, पहले मोल्स कैलकुलेट करो, उसके बाद फॉर्मूला इसमें लगाओ, आप वो भी कर सकते हो। बट इसका शॉर्ट मेथड यही है, आपको जब भी बोलेंगे कि आपको इतने एटम्स फाइंड करने हैं इतने ग्राम में, आपको सिंपल सी चीज़ करनी है, एंड दैट इज जितना आपको वेट दे रखा है डिवाइडेड बाय मोलर मास। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कैसे निकालोगे, कार्बन का 12 हो गया और ऑक्सीजन का 8 होता है, 16 to the 32, 32 plus 12 will be 44 into Avogadro's number into नंबर का मतलब क्या है, आपको फाइंड करना है कार्बन एटम। तो यहाँ पर कितने कार्बन एटम है, सिर्फ एक ही तो है, सो इट विल बी 88 divided by 44 into Na into the number of carbon atoms in carbon dioxide, that is 1. So it will be equal to Na carbon atoms, or you can also say 2 moles of carbon atoms, right? तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक ही थी कि ये हमारे नंबर ऑफ मोल्स आपको लेने हैं। अच्छा, एक और चीज़ बताऊंगी, देखो शॉर्ट ट्रिक इन शॉर्ट क्या थी, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स। अगर आपको मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है तो सिर्फ यहीं तक करना, मॉलिक्यूल्स, आपको मॉलिक्यूल्स पता चल जाएंगे। बट अगर आपको एटम्स भी फाइंड करने हैं देन आपको पूरा का पूरा ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा।
अब ये तो वैलिड है ओनली फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, बट व्हाट इफ आई टॉक अबाउट द फॉर्मूला ओनली फॉर गैसेस? तो इसमें आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कैसे निकालोगे? गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, सिंबल V by VM। सो ये हो गया ओनली फॉर गैसेस। बहुत सारे बच्चे इसको लिक्विड्स के लिए भी अप्लाई कर देते हैं, बट इट इज ओनली फॉर गैसेस। ओके, नाउ यूजुअली हम जो यूज करते हैं यूनिट वो होती है 22.4 लीटर्स। वैसे तो ये तब वैलिड होती है जब टेम्परेचर हमारा 273 केल्विन हो और हमारा प्रेशर 1 atm हो। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ 298 केल्विन स्टैंडर्ड कंडीशंस और 1 बार, तो उस टाइम हमारा 24.8 लीटर हो जाता है वो, बट यूजुअली हम ये यूज़ करते हैं। अब यहीं से क्वेश्चन डिराइव करते हैं आपके लिए। क्वेश्चन में बोला है हाउ मच वॉल्यूम ऑफ CO2 हैज़ मास ऑफ 132 ग्राम्स। तो सबसे पहले तो आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स, जो कि आपके हो जाएंगे 132 डिवाइडेड बाय 44, अभी हमने कैलकुलेट करा था। सो इट विल बी इक्वल टू 3 मोल्स ऑफ CO2। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि 132 ग्राम में कितना वॉल्यूम ऑफ CO2 है, तो हमने नंबर ऑफ मोल्स तो निकाल दिए हैं। अब इसमें हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, बिकॉज हमारा ये गैस है CO2, सो इट विल बी नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस, जो कि हमें फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड कंडीशन। तो वॉल्यूम सीधे हमारी आ जाएगी 67.2 लीटर्स, विच इज़ वेरी सिंपल। सिंपल क्वेश्चन था। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। उसमें बोला है कि 2 ग्राम्स ऑफ O2 at NTP occupies the volume तो यहाँ पर सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करोगे। ऑक्सीजन का कितना होता है 2 × 16 दैट इज 32। उसके बाद 2 डिवाइड बाय 32 इक्वल्स जितना वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम सीधे आ जाएगा 2 by 32 इंटू 22.4। कैलकुलेट कर सकते हैं आप। एक और चीज़, मास की यूनिट होती है ग्राम्स, लेकिन जो हमारा मोलर मास होता है उसकी यूनिट होती है ग्राम्स पर मोल। तो क्वेश्चन में कभी भी आप कंफ्यूज हो गए कि मास है या मोलर मास है, वैसे तो नहीं हो गए, बट अगर हो गए तो याद रखना कि इसकी यूनिट होती है ग्राम्स, इसकी होती है ग्राम पर मोल। तो अगर एक और चीज़ है, अगर हमारे मोल्स इक्वल हैं, इसका मतलब हमारे मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होंगे, एंड दैट मीन्स हमारा वॉल्यूम भी इक्वल होगा। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? गैसेस की, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू अ क्वेश्चन। हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स are there in 0.1 mole of a triatomic gas? तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी क्वेश्चन में हमसे बोले नंबर ऑफ एटम्स, तो वो शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करनी है, जो मैंने आपको बताई है। नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.1। उसके बाद अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे Na से, तो ये आ गए मॉलिक्यूल्स, बट हमें फाइंड करना है एटम्स, तो कितने एटम है? ट्राइएटॉमिक बोला है, तो 3, इट विल बी 0.3 Na। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बोला है यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 लीटर ऑफ H2O। एक चीज़ याद रखो, हमारा जो वाटर है उसमें वॉल्यूम और मास बराबर होता है। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चंस में ही वॉल्यूम और मास इक्वल कर दोगे, जनरल केस बता रही हूँ। जैसे हमारा
1000 ml ऑफ, क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे कि 1 लीटर ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे H2O के। तो देखो भाई 1 लीटर मतलब 1000 ml ऑफ H2O, उसमें कितने ग्राम होंगे H2O के, 1000 ग्राम। अभी बताया जनरल केस लेके मान रहे हैं कि वॉल्यूम और मास इक्वल होंगे। सो यहाँ पर बोला है मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है, तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक में बताया था, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू Na, मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है, राइट। अगर हम बोलते कि नंबर ऑफ H2 एटम्स तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, बट ये नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स है, सो इट विल बी इक्वल टू 55.55 Na। सो आपको ये Na का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए, कब आपको ग्राम यूज़ करना है, कब आपको AMU यूज़ करना है, कब आपको Na यूज़ करना है। एंड ऑल्सो जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि इक्वल मोल्स होंगे, ये वाला इक्वल मोल्स होंगे तो इक्वल वॉल्यूम होगी तो इक्वल मॉलिक्यूल्स होंगे, ये हमारा एवोगैड्रोस लॉ है, एवोगैड्रोस लॉ। अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है, वो आपको बोलेंगे मिनिमम मॉलिक्यूलर मास फाइंड करो, तो इसमें आपका एक फॉर्मूला है 100 डिवाइड बाय परसेंटेज इनटू एटॉमिक मास, 100 divided by percentage into atomic mass. Now we come to the concept of empirical formula and molecular formula. यहाँ पर याद रखना that N is equal to molecular formula divided by empirical formula, that is molecular formula का mass divided by empirical formula का mass। या फिर आप बोल सकते हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना होगा तो आपको n मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला का करना पड़ेगा। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है वो सबसे बेसिक, सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्मूला हो, मतलब सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है। अगर उसको जैसे हम कहते नहीं है C6H12O6, ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, बट इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से तो एम्पेरिकल फॉर्मूला बच जाएगा, मतलब इससे और छोटा नहीं बना सकते हम। डिवाइड बाय 6, सॉरी 1 2 1, यानी कि CH2O विल बी द एम्पेरिकल फॉर्मूला। लेट्स जस्ट आपको फाइंड करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो आप कैसे करोगे, आपने कार्बन ले लिया, हाइड्रोजन लिया, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है वैसे तो वो, बट आपको इतना तो पता ही होगा कि आपको क्वेश्चन में फ्रैक्शन दे देंगे, रेशो दे देंगे, परसेंटेज दे देंगे, इसमें से कुछ भी एक चीज़ दे देंगे। तो समझ लो x है, y है, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा इसके मोलर मास से और इसके मोलर मास से। उसके बाद अगर सपोज ये स्मॉलेस्ट आ गया, ये स्मॉलेस्ट नंबर है इन दोनों में से, तो x/12 डिवाइडेड बाय y कर देंगे, एंड y डिवाइड बाय y तो 1 ही होता है, तो y जो ये इसकी जितनी वैल्यू आएगी तो वो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। तो मतलब ये जितना भी आएगा इसको a मान के चल लेते हैं एंड ये b मान के, एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप इस फॉर्मूले से डिराइव कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आइडियल गैस इक्वेशन। PV इक्वल्स टू nRT। P हमारा प्रेशर है, V हमारा वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स है, R हमारा रेडबर्ग कांस्टेंट है एंड T हमारा टेम्परेचर है, एंड ये केल्विन में ही लेते हैं हम। एंड अगर आपको यूनिट्स नहीं पता है देन प्रेशर इज, अगर 1 atm है तो इसका मतलब है ये है 760 टॉर, जस्ट अ मिनट, यस। तो अगर प्रेशर हमारा 1 atm है इट इज इक्वल टू 760 टॉर, दैट इज 760 mmHg। अगर बार्स में कन्वर्ट करना है 1.013 बार पास्कल में, तो 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। अब आप ऐसे भी कर सकते हो, ये रिलेशन कहाँ से आया, PM इक्वल्स टू DRT। देखो P V इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू RT। अब हम क्या करेंगे, PV इंटू M इक्वल्स टू WRT, P इंटू M इक्वल्स टू W अपॉन V RT, PM इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, DRT। सो सिंपल सा, वैसे डिराइव करने की जरूरत नहीं थी बट मैंने फिर भी कर दिया है। अब एक और चीज़ है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यूनिट कौन सी लगानी है। जो R है, देखो 8.31, एक तो ये यूनिट यूज़ करते हैं, तो ये कब यूज़ करते हैं, जब जूल पर मोल पर केल्विन।
अब बहुत सारे वो क्वेश्चन होता है कि आर की तो बहुत सारी वैल्यूज़ होती है, हमें कैसे पता चला कौन सी वैल्यू कब यूज़ करनी है। पहली इसकी वैल्यू है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ये आप तब यूज़ करोगे जब प्रेशर हमारा पास्कल में होगा और वॉल्यूम हमारा मीटर क्यूब में होगा। बाकी 0.0821 आप तब यूज़ करोगे जब लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, जब आपका प्रेशर एटीएम में होगा या फिर बार में होगा। यूजुअली हम ये और यही यूज़ करते हैं, बट इसका एक और है 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन ये भी है, सीजीएस यूनिट है, राइट। नाउ वेपर डेंसिटी होती है हमारी किसी भी गैस की डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो सीधे याद कर लो, अगर आपको वेपर डेंसिटी किसी भी गैस का फाइंड करना है, इट विल बी इक्वल टू मोलर मास ऑफ द गैस डिवाइड बाई 2। ठीक है, अभी छोटे मोटे लॉज हैं, मैं आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ। एक होता है हमारा बॉयल्स लॉ। क्या बताता है, जब हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर है उसमें हमारा जो प्रेशर है इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी कि P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। ग्राफ की बात करें तो ग्राफ सिंपल सा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। उसके बाद चार्ल्स लॉ आता है। चार्ल्स लॉ हम एट कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं। कांस्टेंट प्रेशर मतलब आइसोबेरिक कंडीशंस हो गया, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, V/T इक्वल्स टू K, दैट इज कांस्टेंट। और इसका कैसा बन जाएगा, ऐसा। देन वी हैव गे-लुसाक्स लॉ। यहाँ पर वॉल्यूम हमारा वो रहता है वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है, आइसोकोरिक कंडीशन है, यानी कि P/T इक्वल्स टू कांस्टेंट। एंड ग्राफ सेम है इसी की तरह, बस यहाँ पर प्रेशर है इंस्टेड ऑफ वॉल्यूम। नाउ कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। इट इज द ग्राम कॉन्सेप्ट। यहाँ पर क्या है, कभी भी अगर ग्राम प्रीफिक्स की तरह यूज होगा, इसका मतलब है वो मोल रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। देखो, अगर कभी भी क्वेश्चन ने बोला 20 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 बोल दिया उन्होंने, तो इसका क्या मतलब है, ये ग्राम प्रीफिक्स की तरह यूज हो रहा है, पहले आ रहा है ना, प्रीफिक्स का मतलब जो पहले आता है। सो इसका मतलब है 20 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 या फिर 20 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पूरा ये जो हमने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा, स्टोशियोमेट्री होती बहुत सिंपल है, बस मेथड उसका शॉर्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको दे दिया एक इक्वेशन। देखो, आपको ना एक रिएक्शन दे देंगे, आपको बैलेंस खुद करना है बहुत सारे केसेस में, और बच्चे यही करना भूल जाते हैं। आपको बोल देंगे वो कि सपोज वो बोलेंगे कितना ग्राम ऑफ CO2 बन रहा है, एंड वो बोलेंगे कि 10 ग्राम CH4 दे रखा है। अब बहुत सारे यूनिट्री अप्लाई करते हैं, बहुत सारे अपने अपने मेथड, सबके अपने अपने मेथड्स है, बट द शॉर्टेस्ट मेथड टू इट इज, देखो ये ग्राम्स में दे रखा है तो आपको ये भी ग्राम्स में ही लिखना है। ये हमारी स्टैंडर्ड, ये हम स्टैंडर्ड वैल्यूज़ ले रहे हैं। हाँ, यहाँ पर इसका मोलर मास लिखोगे आप। CH4 का मोलर मास कितना होता है, C का 12 होता है, H का तो 1 ही होता है, तो 12 + 4 इज इक्वल टू 16 ग्राम्स। ठीक है, अब आपको CO2 का करना है। CO2 कितना होता है 14। अब इनको कर देना है क्रॉस मल्टीप्लाई। CO2 का ग्राम वेट फाइंड करना था हमें, तो 44 × 10 डिवाइडेड बाई 16, और आपका आंसर आ जाएगा। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब वो कुछ ऐसा बोल देंगे कितना लीटर्स, तो यहाँ पर आपको 22.4 लीटर लेना पड़ेगा। अगर वो बोल देंगे यहाँ पर इतना मोल्स, N दे दिया,
कितना मोल्स, तो यहाँ पर कितने मोल्स है, 2 मोल्स है, स्टैंडर्ड कंडीशन में है, राइट। अब हम सेकेंड लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज द प्योरिटी कॉन्सेप्ट। प्योरिटी कॉन्सेप्ट में एक चीज़ आपको याद रखनी है, जो आपको मास देंगे क्वेश्चन में गिवन सैंपल का, गिवन सैंपल ऑफ रिएक्टेंट का जो आपको मास देंगे, कभी भी ये मत समझना कि ये मास ऑफ प्योर रिएक्टेंट दे रहे हैं, इम्प्योरिटीज़ भी उसमें होगी, बट इम्प्योरिटीज़ तो पार्टिसिपेट ही नहीं करती है रिएक्शन में। तो आपको पहले मास ऑफ प्योर रिएक्टेंट निकालना पड़ेगा, तब ही आप क्वेश्चन को और आगे सॉल्व कर सकते हो। यानी कि जो हमारा सैंपल है उसके अंदर प्योर रिएक्टेंट भी होंगे और इम्प्योर भी होंगे, राइट। तो आपको इम्प्योर को नहीं देखना है, आपको प्योर फाइंड आउट करना है उसमें से। तो इसका भी एक फॉर्मूला है फॉर परसेंटेज प्योरिटी, इट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्योर रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ गिवन सैंपल इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज प्योरिटी बोल रखी है। तो ये है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। अब यील्ड कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। यील्ड कॉन्सेप्ट, आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करना। देखो क्वेश्चंस में आपको क्या बोलेंगे कि एक सैंपल दे दिया है, इसका इतना मास है, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, सीधे उस सैंपल ऑफ मास को इक्वल ले लेंगे मास ऑफ प्योर रिएक्टेंट, जबकि ये गलत है। अलग से आपको निकालना पड़ेगा मास प्योर रिएक्टेंट का, और वो स्टोशियोमेट्री से ही निकलेगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको पता चल जाएगा। यील्ड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा थ्योरेटिकल यील्ड है वो हम कैलकुलेट करेंगे स्टोशियोमेट्री से, एंड जो एक्चुअल यील्ड है वो हमारी ऑब्जर्व्ड यील्ड होगी। वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, यूजुअली क्वेश्चन में दिया रहेगा, और थ्योरेटिकल यील्ड हम कैलकुलेट करेंगे स्टोशियोमेट्री से, एंड यहीं से आपको पता चलेगा परसेंटेज यील्ड विच विल बी इक्वल टू, एफिशिएंसी बोलते हैं इसको, विच इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड, जो हम निकालेंगे स्टोशियोमेट्री से, इनटू 100। क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं और बहुत अच्छे अच्छे भी हैं, बट अभी हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करें। क्वेश्चंस आप आराम से लगा सकते हैं इन फॉर्मूलेस को देखने के बाद। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वन शॉट सीरीज इज लिमिटिंग रिएजेंट। देखो जब भी हमारी रिएक्शन होती है ना, तो एक तो वो होता है जो पूरा कंज्यूम हो जाता है, एंड एक वो होता है जो बच जाता है रिएक्शन में। तो जो बच जाता है उसको हम एक्सेस बोलते हैं, बट जो पूरा कंज्यूम हो जाता है, फुली कंज्यूम्ड फर्स्ट, तो वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, राइट। अब जैसे क्वेश्चन आ गया आपका H2 + O2 गिव्स H2O, सबसे पहले तो आप बैलेंस करोगे 2 और 2, एंड यहाँ पर आपको बोल देंगे कि यहाँ पर आपको वैल्यूज़ दे दी है, समझ लो 10 ग्राम, बोलेंगे कितना ग्राम बन रहा है H2O का, तो और यहाँ पर भी आपको 10 ग्राम दे दिया। तो ऑलवेज रिमेंबर, अब अगर आप स्टोशियोमेट्री से ये निकालना चाहो भी तो आप किसकी वैल्यू लोगे, इसकी वैल्यू लोगे या फिर इसकी वैल्यू लोगे? आपको दोनों वैल्यूज़ दे रखी है ना। तो जब भी क्वेश्चन में दोनों रिएक्टेंट की वैल्यू हमें दे रखी है तो हम इसमें स्टोशियोमेट्री अप्लाई करेंगे, तो उसमें हमें समझ में नहीं आएगा कि हमें इसकी वैल्यू लेनी है या फिर इसकी वैल्यू लेनी है। तो इस केस में हम लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो आप याद रखो कि स्टैंडर्ड कंडीशन लिखेंगे ऊपर, इसका कितना हो जाएगा H2 2 2 2 4, ये 4 ग्राम हो जाएगा स्टैंडर्ड कंडीशन में। O2 32 ग्राम, 16 2 32 हो जाएगा, क्योंकि ग्राम्स ही है ना, ऊपर भी ग्राम इसलिए यूज़ कर रहा है। अगर यहाँ नीचे लीटर होता हम ऊपर लीटर यूज़ करते तो ये 36 ग्राम हो जाएगा। अब हमें दो चीज़ें लिखनी है। पहला, फॉर कंप्लीट रिएक्शन ऑफ H2, अगर मुझे H2 की कंप्लीट रिएक्शन करवानी है तो मुझे कितना O2 चाहिए होगा, कितना ज़्यादा मुझे O2 चाहिए रिक्वायर्ड। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम क्या देखेंगे, सिर्फ इन दो चीज़ों को देखेंगे।
कितना चाहिए, तो इसको तो एकदम गायब कर दो, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इससे क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा 32 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 4, 4 8 32, यानी कि यहाँ पर 80 ग्राम्स। भाई इतना तो हमारे पास है भी नहीं, 80 ग्राम तो क्या पॉसिबल है, नहीं। दूसरा केस, फॉर कंप्लीट रिएक्शन ऑफ O2, अगर O2 की कंप्लीट रिएक्शन करवानी है तो हमें कितना ज़्यादा H2 चाहिए होगा। तो इस बार आप ऐसा करोगे, H2 का H2 को एकदम गायब कर दो, इसका जो है ये आपको फाइंड करना है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना रिक्वायर्ड है हमारा H2 का, इट विल बी इक्वल टू 4 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 32, दैट इज़ 1.25 ग्राम, और इतना तो है ही हमारे पास। तो इससे क्या पता चलता है कि कंप्लीट रिएक्शन O2 की पॉसिबल है, यानी कि एक मिनट, ये हो गया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट, इसी कंप्लीट रिएक्शन हो सकती है, यानी कि ये तो पूरा 0 हो जाएगा। बट बचा कितना है 1.25, यानी कि 1.25 से माइनस कर दोगे कितना जितना बचेगा, ये क्वेश्चन में पूछ सकते हैं इसलिए बता रही हूँ। सपोज वो बोलेंगे कितना हाइड्रोजन बचेगा, तो माइनस 1.25 कर देना, आंसर लिख देना। बट क्वेश्चन में तो अभी फिलहाल के लिए हमें इसका वेट ढूंढना है ना, तो इसका वेट हम कैसे ढूंढेंगे, इसको यूज़ करें या फिर इसको यूज़ करें, लिमिटिंग रिएजेंट वाले को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर इन दो वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज इसको हमें सॉल्व करना है विद रेफरेंस टू लिमिटिंग रिएजेंट, यानी कि W ऑफ H2 फाइंड करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 32, आना फर्दर सॉल्व करके जितना भी ग्राम्स आएगा वो आंसर हो जाएगा। बट आप बोलोगे क्या एक शॉर्टकट नहीं है, अगर हमारे पास सिर्फ मोल्स दे रखे हैं। देखो मैंने अभी आपको बताया ये ग्राम दे रखा है, इसलिए हमने स्टैंडर्ड कंडीशन में ग्राम यूज़ करा है। अगर हमें लीटर दिया रहता तो ऊपर हम 22.4 यूज़ करते, बट ये 2 है तो इसे 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। बट व्हाट इफ हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने होते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स के लिए एप्लीकेबल है, नंबर ऑफ मोल्स के लिए एप्लीकेबल है, याद रखना। इसका एक शॉर्ट मेथड है, LR कैसे कैलकुलेट होगा, गिवन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट तुम्हें कितने दे रखे हैं डिवाइडेड बाय देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट समझते हो, ये 2 ये 1 ये 2, ये है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। एंड जिस रिएक्टेंट की लोएस्ट वैल्यू आएगी तो वो ही हमारा LR बन जाएगा। LR की वैल्यू जिसकी कम आएगी वो LR बन जाएगा, राइट। बाकी मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, PYQ में कभी कभी सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड चीज़ें आ रखी है, तो उसमें जस्ट मैं छोटी सी बात बता देती हूँ। कभी कभी पूछ लेते हैं कि इस आंसर को सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखो। सो होता क्या है, हमारा 86500 नंबर ले लिया हमने, इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ओनली 3। ये हमारे ट्रेलिंग ज़ीरोज़ हैं, इनको हम नहीं काउंट करेंगे, नॉन सिग्निफिकेंट। 0.86500, अब इसने कितने, ये डेसिमल के बाद जितने भी हमारे ज़ीरो आ रहे हैं ना वो काउंट होंगे, दीज आर सिग्निफिकेंट, तो ये 5 हो जाएंगे। उसके बाद अगर आपको बोले 3000 तो क्या हो जाएगा, 1 सिग्निफिकेंट फिगर 3.000, मतलब यही समझ लो डेसिमल के बाद जितने भी जीरो आ रहे हैं वो सारे सिग्निफिकेंट हैं, यानी कि इसके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब क्वेश्चन समझ लो, आपको बोल दिया 2.1 इंटू, जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, 100.4, वो बोलेंगे इस आंसर को निकालो क्लोज मतलब इनसिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आप बोलोगे भाई कितने, इन्होंने तो बताया नहीं क्वेश्चन में, तो कम वाली वैल्यू को देखो 2.1, तो आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने हैं, ठीक है। आंसर जितना भी आएगा उसको करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालना है। ये तो 1 2 3 4 हो गया ना, बट हमें यहाँ पर लोअर वैल्यू को कंसिडरेशन देनी है। एंड दैट मार्क्स द एंड ऑफ मोल कॉन्सेप्ट वन शॉट। यहाँ पर हमने क्वेश्चन ज़्यादा कुछ भी नहीं करे, मतलब ना के बराबर करे हैं क्वेश्चंस, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट में हर एक छोटी से मतलब छोटे कॉन्सेप्ट में एक कुछ नया क्वेश्चन बन जाता है। तो जितना भी बेसिक था, बेसिक चीज़ें थी, वो सारी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। बाकी आपको क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है। स्टोइचियोमेट्री मैंने बता दिया है, आपको स्टैंडर्ड वैल्यूज़ यूज़ करनी है विद रेफरेंस जो आपको दे रखा है। प्योरिटी कॉन्सेप्ट के बारे में बता दिया कि कभी भी आपको जो क्वेश्चन में मास ऑफ सैंपल दे रहे हैं वो मास ऑफ रिएक्टेंट प्योर रिएक्टेंट नहीं होता है,
देर आर सम इम्प्योरिटीज़ अवेलेबल जो आपको हटानी पड़ती है, एंड ऑल्सो द थिंग दैट इम्प्योरिटीज़ कभी पार्टिसिपेट नहीं करती है. दैट वॉज ऑल फॉर द वीडियो. एंड ये जो सारे के सारे मतलब शॉर्ट नोट्स टाइप है, ये मैंने फिजिक्स वाला के बहुत सारे वन शॉट लेक्चर्स देके कंपाइलेशन करा है. सो that was all for the video. If you want more videos like this, you can comment down in the comment section कि आपको कौन से चैप्टर की वीडियो चाहिए, एंड मैं वो अपलोड कर दूंगी. सो या बाय.